ठीक जी, तो स्टार्ट करें मार्जिन लोग। जी क्या कह रहे हैं खुरम जफर? सर ऐसे भी हो सकता है सर, अगर किसी प्रोडक्ट की परसीव कॉस्ट ज़्यादा हो और परसीव बेनिफिट्स कम हो तो उसकी क्या वैल्यू होगी? बिल्कुल ख़त्म, वैल्यू नहीं होगी सर। हम देख लें, मैथमेटिकली ड्राइव कर दें। आप कह रहे हैं कि कॉस्ट जो है ज़्यादा हो, बेनिफिट कम हो। जी सर। तो देखें, आप कॉस्ट चैनल लगा दें 9 पे और यहाँ पे आप लगा लें 1 पे। क्या होगा? कम हो जाएगी ना, वैल्यू तो कम हो जाएगी। यस सर। सर कम आप हो देखिए ना, जाएगी। अगर आप एक बाइक बाइक जो है वो खरीद रहे हैं, ठीक। उसके आप जो है वो परसीव बेनिफिट्स जो है वो 3 देख लें। मेंटेनेंस कॉस्ट देख लें, अच्छा जी फ्यूल कॉस्ट देख लें, और उसकी ड्यूरेबिलिटी देख लें। ठीक है, 3 चीज़ें। अब आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, 3 उसके परसीव बेनिफिट्स आ गए। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी आ गई, ड्यूरेबिलिटी के साथ 3 पॉइंट्स हो गए। अब आपको एक ब्रांड जो है वो मिल रहा है 45,000 का, और दूसरा ब्रांड आपको मिल रहा है 80,000 का। परसीव्ड बेनिफिट दोनों के सेम है, जी सर। तो तो वैल्यू 40 की फिर बढ़ गई। वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। ठीक। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इसको एक और तरीके से देखा जाता है वैल्यू को, कि कस्टमर वैल्यू ट्राइएड कहलाता है। यानी कि 3 चीज़ें इस ट्राइएड में शामिल हैं: क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। यहाँ पे कुछ कॉमा होना चाहिए, क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। अब ये कस्टमर वैल्यू एक और ओपिनियन के हिसाब से कस्टमर वैल्यू इंक्रीज होती है जब क्वालिटी एंड सर्विस दोनों इंक्रीज हों। यानी कि क्वालिटी एंड सर्विस में से कोई भी एक चीज़ जब आप इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी प्रोडक्ट या सर्विस की। ठीक है जी। और जब कभी आप इसको जो है वो इंक्रीज करेंगे प्राइस को, तो ये डिक्रीज हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक जी। यानी कि इसको आप पढ़ेंगे, आई डोंट नो ये क्लियर है या नहीं, कि वैल्यू इंक्रीजेस विद क्वालिटी एंड सर्विस। वैल्यू इंक्रीज होगी जब आप इंक्रीज करेंगे क्वालिटी एंड सर्विस को, और वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी जब हम इंक्रीज करेंगे प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज होगी तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ फिर भी ये एक ऑफन जो है ना, एक सब्जेक्टिव मैटर है। यानी कि ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। ज़्यादातर ये चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, लेकिन यूनिवर्सल जो है वो ये रूल नहीं है, सब्जेक्टिव मैटर है। जैसे कि हमने देखा हमारे केस स्टडी में, सीसी जो पेशेंट है उसके लिए कॉस्ट जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक है जी। और कहीं पे जो है वो हो सकता है कि मेरे लिए जो परसीव बेनिफिट्स हों किसी गिवन कॉस्ट के अगेंस्ट, किसी और कस्टमर के लिए वो इतने ज़्यादा मैटर ना करते हैं। ठीक है जी, वैल्यू क्लियर हो गई। अच्छा जी, आप अब मुझे, अब 2 बजे से पहले मुझे आप ज़रा होशियार कर दीजिएगा, ताकि मैं उस हिसाब से लेकर चलूँ। 15 मिनट्स हैं हमारे पास। अच्छा जी, तो वैल्यू तक की हमने बात की। अब फिजिशियन ने क्या किया कि फिजिशियन ने जब उसके पेशेंट के दूसरे लेबोरेटरी डेटा को रिव्यू किया, तो उसने डिसाइड किया कि जो पुरानी मेडिकेशन है जिसका जेनरिक भी अवेलेबल है वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये मोस्ट वैल्यू देगा पेशेंट को। जो उसके टर्म लिव्स और उसकी फैमिली हिस्ट्री और उसकी जो दूसरी डेटा है, उसको एनालाइज करते हुए फिजिशियन ने डिसाइड किया कि पेशेंट तो चाह रहा है ये वाली मेडिकेशन, कौन से, जो न्यू मेडिकेशन है, लेकिन फिजिशियन ने ये एनालाइज किया कि इसके मुकाबले में जो ओल्डर मेडिकेशन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इस वैल्यू की वजह से फिजिशियन ने इस पेशेंट को जो ओल्डर जेनरिक अवेलेबल है उसी को प्रिस्क्राइब कर दिया। ठीक है जी, जिसमें कोई बात क्लियर है सबको ये चीज़? यस सर, क्लियर।
ठीक है। देन टारगेट मार्केट हमारा कंपोनेंट है मार्केटिंग का, जिसमें कि हमें आइडेंटिफाई करनी होती है कि हमें कौन सी मार्केट में पहले तो ये बताएं कि मार्केटिंग और मार्केट में क्या डिफरेंस है। सर मार्केट वो होगी जहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं, और मार्केटिंग किसी चीज को बेचने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो मार्केट जो है वो हमारा कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ बायर्स। मार्केट जहाँ पर के हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस के बायर्स या कंज्यूमर्स जो है वो मौजूद होते हैं, वो है मार्केट। ये मार्केट फिजिकल भी हो सकती है, और आज के दौर में ये वर्चुअल मार्केट्स भी जो है वो बन गई, जहाँ पर के हमारे बायर या कंज्यूमर्स जो है वो मौजूद हैं। अब इन मार्केट्स में से हम किस मार्केट को टारगेट करेंगे, कौन सी मार्केट में जाके जो है वो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, ये भी एक, इसको हम कहते हैं टारगेट मार्केट्स। उस टारगेट मार्केट्स के डेमोग्राफिक्स आइडेंटिफाई करना, साइकोग्राफिक आइडेंटिफाई करना, और बिहेवियरल डिफरेंसेस, किस तरह से लोगों का परचेजिंग पैटर्न क्या है, किस तरह से वैल्यूज़ को जो है वो इवेलुएट करते हैं, कौन सी मार्केट में जो है वो किस फीचर की ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो हम सेल करते हैं गाड़ी, हम ये समझ लीजिए मर्सिडीज है हमारे पास। ठीक है जी, मर्सिडीज का शोरूम हमने खोलना है। तो ये मर्सिडीज का शोरूम अगर हम जाके खोल लें खुदा की बस्ती में, कैसा रहेगा? कोई नहीं खरीदेगा। सर ठीक। कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम सुजुकी मेहरान का शोरूम जो है वो खोलने जाके DHL, तो कैसा रहेगा? कोई भी नहीं। कोई नहीं रहेगा। तो ये हमें वो आइडेंटिफाई करना है इन चीज़ों को कि कहाँ पर हमारी जो टारगेट मार्केट है, जो हमने टारगेट करनी है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है, उसकी सोशल इकोनॉमी क्या है, उसके परचेजिंग पैटर्न क्या है, उसके परचेजिंग पावर्स क्या है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट इस मार्केट में फिट होती है या नहीं होती। ठीक, ये उस मार्केटिंग के प्रोसेस के तहत हम टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक जी। देन एक सेगमेंटेशन हमने प्रीवियसली भी स्टडी किया है, एक गिवन मार्केट में हमारा कौन सा सेगमेंट होगा। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो है वो एक बड़ा ग्रुप है इन्वेस्टर्स का, और हम चाहते हैं कि जी हम हेल्थ केयर मार्केट में अब जो है वो लॉन्च कर रहे हैं अपनी कंपनी या अपनी प्रोडक्ट्स। अब ये हेल्थ केयर मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें कि एलोपैथिक्स भी आ गए, जिसमें डायग्नोस्टिक्स भी आ गई, एक जी जिसमें कि इक्विपमेंट्स वगैरह भी आ गए, मेडिकल यूटिलिटीज़ भी आ गई। हम एग्जैक्टली किस सेगमेंट में उसके जाएंगे, ये सेगमेंट हम जोग्राफिकली भी देखते हैं, जैसे कि हमने खुदा की बस्ती और DHA की बात की। जोग्राफिक सेगमेंट हमारा कौन सा बनेगा मार्केट का, प्रोडक्ट का सेगमेंट कौन सा बनेगा, थेराप्यूटिक एरिया कि हम किस सेगमेंट में जाएंगे। तो ये हेल्थ केयर मार्केट को अगर हम सेगमेंट करें मेडिकल यूटिलिटीज़ में, डायग्नोस्टिक्स में और थेराप्यूटिक्स में, तो क्या हम थेराप्यूटिक्स में जाएं या डायग्नोस्टिक्स में जाएं। थेराप्यूटिक्स में जाते हैं तो थेराप्यूटिक्स के किस सेगमेंट में हम जाएं, एज ग्रुप वाइज सेगमेंट भी दे सकते हैं, डिजीज वाइज सेगमेंट बना के किस सेगमेंट को हम टारगेट करेंगे, कौन से सेगमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक, कौन से सेगमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि हम कहें कि जी हम जो है वो जाएंगे ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस की मेडिकेशन जो है वो हम उस साइड पर जाएँ, लेकिन अगर हमने सेगमेंट को एनालाइज नहीं किया, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज नहीं किया, तो कुछ अर्से के बाद पता चल रहा हो कि जी गवर्नमेंट और NGOs की जो हेल्थ प्रमोशन मार्केटिंग कैंपेन्स की वजह से या एनवायरमेंटल हाइजेनिक कंडीशंस इंप्रूव होने की वजह से ट्यूबरक्लोसिस के केसेस ही ऑलरेडी जो है वो सबसाइड हो गए। तो अब हमारे पास उस सेगमेंट में कंज्यूमर ही मौजूद नहीं होगा। ठीक है। अल्टरनेटिवली हमने देखा कि जी डायबिटीज़ या कैंसर जो है वो कैंसर के पेशेंट्स जो है वो पिछले 10 या 12 साल से कंटिन्यूसली जो इंक्रीज होते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली ये जो स्प्रेड है कैंसर का और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज इन कैंसर पेशेंट्स की, ये इंक्रीज होती जा रही है।
तो क्या हम कैंसर के सेगमेंट में काम करें तो वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मौजूद हैं उस सेगमेंट। अच्छा जी, देन पोजीशनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो ऑफरिंग जिसको कि हम जिस बायर को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज़ में गए या ट्यूबरक्लोसिस में गए या हम कैंसर थेराप्यूटिक्स में गए। कैंसर थेराप्यूटिक्स में हम कौन से कैंसर थेराप्यूटिक्स का हमारा टारगेट कस्टमर होगा, ब्रेस्ट कैंसर का होगा, ब्लड कैंसर का होगा, किसी और कैंसर टाइप का होगा, या एज ग्रुप किसका होगा, वो जो हमारा कस्टमर है उसको हमने अपनी प्रोडक्ट का कौन सा फीचर बताना है, कौन सा फीचर टारगेट करना है कि जी ये इस फीचर में सबसे बेस्ट हमारी पोजीशन जो है वो स्टैंड करती है प्रोडक्ट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एक कैंसर की प्रोडक्ट है जिसका कि एफिकेसी रेट जो है वो 30% है। ठीक है, हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट है उसका भी एफिकेसी जो रेट है वो 30% है, लेकिन अगर हमारी उस प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स कम है कंपेरेटिवली ब्रांड ए के, तो क्या हम इस साइड इफेक्ट्स की बात को लेकर जो है वो बायर के जहन में उसको बिठाएंगे कि जी ये मेन फीचर या ये फीचर है जो कि आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमारे प्रोडक्ट का, या वो एफिकेसी का होगा, या वो कॉस्ट का होगा, या वो कन्वीनियंस का होगा, वो कौन सी बात होगी जिसे पोजीशन किया जाएगा टारगेट बायर के माइंड में। ठीक जी, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, कंपोनेंट्स हैं हमारी मार्केटिंग के। हाँ चलिए, देन कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है जिसे हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, जिसके तहत फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हम कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, उसको हम स्टडी करेंगे। यानी कि जो टारगेट बायर्स हैं उन तक हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए क्या हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, कितनी कॉस्ट में मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ये सारी चीज़ें टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो चैनल्स हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स या फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, तो इसमें 3 किस्म के अमूमन मीडियास आते हैं, पेड, ऑन एंड अर्नड मीडिया। तो पेड मीडिया तो वो मीडिया है जिसमें कि हम पे करके उस चैनल को यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें कि हम अपने कमर्शियल्स जो है वो रन करवाते हैं और उसके अगेंस्ट में अमाउंट पे करते हैं एज अ चार्ज। ऑन मीडिया कौन सा है? सर बैनर्स वगैरह, बिजनेस वगैरह, बिजनेस पे भी तो पैसे देंगे, है ना? सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका अपना है, या आप उसके स्पॉन्सर तो नहीं सर, कोई अपना प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी कोई और प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एग्जाम्पल आती है जहन में? सर एग्जाम्पल जैसे कि अभी ARY एक जो चैनल है उनका कोई प्रोजेक्ट है ARY लगूना, तो उनकी वो मार्केटिंग अपने चैनल पे कर रहे हैं। सही, ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से लेट से कि आपने के पास जो सोशल मीडिया के आपके पेजेस या जो चैनल्स हैं वो भी हमारा जो है वो ऑन मीडिया होता है। अब लेट से फॉर एग्जांपल मैंने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का हमारा जो ये सेमेस्टर के जो लेक्चर्स हैं इसको अपलोड करने के लिए एक जो है वो चैनल बना रखा है यूट्यूब पर। ठीक है जी, इसका पर्पस जो है वो आप तक लेक्चर्स की डिलीवरीज को पॉसिबल बनाना है। ये मेरा चैनल है जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, ये मेरा अपना चैनल है। इस पे अगर लेट से कि 200 सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं और 1000 आवर्स जो है वो वॉच आवर है और एक अच्छे खासे प्रोपोर्शन के पास जो है वो उसका इम्प्रेशन भी जाता है, यानी कि उनकी पेज पे वो वीडियोस शो भी होती है। अगर इसके बीच में मैं कोई एक एडवर्टाइजमेंट डाल दूँ तो ये कम से कम 200 लोगों तक तो वो मार्केट कर दूंगा ना मैं उस चीज़ को।
जितना भी मेरा बेस है, अगर अगर मैं मेरा कोई ऐसा चैनल है या ऐसा फेसबुक का पेज है या ऐसा ट्विटर का अकाउंट है जिस पर कि मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, और उसको मैं यूटिलाइज कर दूं किसी मार्केटिंग पर्पस के लिए, तो मेरा ऑन मीडिया बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, देन अर्न मीडिया। अर्न मीडिया बताइए जी, कोई बात आती है ना? सर अर्न मीडिया तो वही And जो आप like अपनी जो मार्केट रेपुटेशन डेवलप करते हैं अपनी सर्विसेज के ज़रिए, तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि ये इनकी सर्विसेज अच्छी हैं। सही। तो लेक्चर के स्टार्ट में किसी ने एग्जाम्पल दी थी रिव्यूज़ की, आई थिंक मरियम मुमताज़ थी, मरियम मुमताज़ ने कहा था, रिव्यूज़ की बात की थी किसी ने। जी सर। जी, तो ये जो रिव्यूज़ जो होते हैं ये आपके आते हैं अर्न मीडिया की सूरत में। और जो बाकी अभी आप लोगों ने कहा ये भी बात ठीक है कि आप एज अ कस्टमर, एक कस्टमर बगैर किसी फ़ायदे के जब किसी दूसरे बंदे तक हमारी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पहुंचाता है और उसको कन्विंस करता है वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, वो हमारे अर्न मीडियाज। ठीक है। इसमें कमर्शियल मीडियाज भी जा सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ARY की आपने एग्जांपल दी। ARY अगर किसी प्रोग्राम को लेकर या किसी एक सर्टेन स्लॉट को लेकर हमारे किसी प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे कमेंट्स कर देता है, वो अर्न मीडिया बन जाए। यानी कि वो जो, जैसे कि आपने बात की कि हम हमारी अपनी रेपुटेशन जी से, सर। हमारी क्वालिटी और सर्विसेज से जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो दूसरे चैनल्स हैं, वो बगैर किसी जो है वो लालच के हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें, वो हमारा अर्न मीडिया है। ठीक जी, तो क्या टाइम हो गया? जी सर देखिए बाकी 2 मिनट है। ये स्लाइड हम कंप्लीट कर लेते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वो चैनल्स 158। हैं जहाँ पर से हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले होती हैं या डिस्ट्रीब्यूट होती हैं मार्केट में, उस पॉइंट तक जाने के लिए जहाँ से कि वो सर्विस या प्रोडक्ट हमारी यूज़र या बायर जो है वहाँ से फिज़िकली उसको बाय करेगा या सर्विस को वर्चुअली जो है वो परचेज करेगा। ठीक है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जिसके तहत हम मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स में या जोग्राफिकल डिफरेंट एरियाज़ में जो फाइनल परचेजिंग पॉइंट है जहाँ से कनेक्ट होता है कस्टमर कंपनी से, उस पॉइंट तक पहुँचे हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। ठीक जी। और सर्विस चैनल्स वंस अगेन वहाँ पे जहाँ पर के पोटेंशियल बायर के साथ ट्रांजेक्शन जो है वो कैरी आउट की जा सके। ठीक जी, तो यहाँ तक क्लियर है बात, हम सेशन क्लोज करते हैं। कोई सवाल किसी का है तो पूछ। सर सर्विस चैनल समझ नहीं आया। देखिए, जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, सर्विस चैनल्स फॉर एग्जांपल बैंक्स, आपको सर्विस दे रही होती है ना। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए। अब लेट से कि आपके पास जो है वो एक शॉप है। ठीक है जी, आपके पास प्रोडक्ट्स है और आप उसे ऑनलाइन करती हैं और सेल्स करती हैं ऑनलाइन। अब आपका जो कस्टमर है और आपके कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन जो करवा रहा है, फैसिलिटेट जो कर रहा है, वो है दराज या कोई दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवा रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर कि आप और आपका कस्टमर जो है वो कनेक्ट हो रहा है। ठीक जी। सिमिलरली गवर्नमेंट कहती है कि जी हम हाउसिंग स्कीम्स के लिए जो है वो हमने सर लोन को, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस चैनल तो एक ही बात हुई। डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जो है वो आपके स्ट्रिक्टली जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में जाता है। सर्विस चैनल्स को एक और एग्जाम्पल से समझ लें। देखें, एक जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की कि आपके कस्टमर और बीच में दराज, दराज तो पता है ना सबको, ऑनलाइन जो स्टोर है। जी, दराज तो मालूम है ना सबको, यस सर। दराज डॉट पी के। अब वो दराज डॉट पी के की अपनी प्रोडक्ट नहीं है,
ठीक है ना। Daraz.pk की अपनी प्रोडक्ट नहीं है, वो आपको वो जो प्लेटफॉर्म है वो है आपके लिए सर्विस चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में सर्विस या प्रोडक्ट आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जो फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूटर है, लेट से कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर एक हमने रखा हुआ है न्यू कराची में, एक रखा है वेस्ट कराची में, एक ईस्ट कराची में, एक सेंट्रल कराची में। हैदराबाद का डिस्ट्रीब्यूटर अलग है, सखर का डिस्ट्रीब्यूटर अलग है, लाहौर का डिस्ट्रीब्यूटर अलग है। वो डिस्ट्रीब्यूट पर जाके करता है फाइनल जो परचेजिंग पॉइंट्स या रिटेल फार्मेसी से वहाँ तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली जो सर्विस है, आप सर्विस अगर टेली कम्युनिकेशन की सर्विस है तो टेली कम्युनिकेशन की सर्विस के लिए जो हर इलाके में एक फ्रेंचाइज बनी हुई होगी या सर्विस सेंटर जो बना हुआ होगा, वो एग्जाम्पल है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में इन टर्म्स ऑफ सर्विस, जहाँ पर के कंप्लेंट्स को रिसीव करके और उसको भी सॉल्व किया जाता है, दूसरे किस्म के मसाइल को भी सॉल्व किया जा रहा है टेली कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट डिवाइसेस या सिम्स वगैरह वो भी सेल्स की जा रही है। ठीक है जी। अब दोबारा ये सर्विस चैनल्स पे हमने एक बात ये की कि आप एज अ सेलर और आपका कस्टमर को कनेक्ट करने वाला जो सर्विस है वो है Daraz.pk की, वो आप कनेक्ट कर रहे हैं, डील आपके उसके बीच में डायरेक्ट है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कस्टमर के बीच की डील है, वो रिस्पॉन्सिबल है उस पर। अच्छा, दूसरी एग्जांपल सर्विस चैनल्स में ये ले लीजिए कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जी हमने हाउस फाइनेंसिंग लोन जो है वो प्रोवाइड करना है अब पब्लिक को। ठीक है जी। इस हाउस फाइनेंसिंग लोन के लिए सर्विस चैनल जो है वो यूज़ करती है गवर्नमेंट बैंक्स का, जैसे कि नेशनल बैंक का, आबी बैंक का। अब ये ना जो है वो कस्टमर के लिए और कस्टमर और उस गवर्नमेंट की जो सर्विस आ रही है उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए जो सर्विस चैनल यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? बैंक्स का। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में यूँ समझ लीजिए कि एक ही चैनल है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर फिजिकल है तो प्रोडक्ट है, अगर सर्विस है तो सर्विस चला गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। ठीक है ना, क्योंकि वो वहीं से उस पॉइंट से सर्विस प्रोवाइड करने का जिम्मेदार है, वो उसी कंपनी का सर्विस सेंटर है। जबकि अगर हबीब बैंक है तो हबीब बैंक गवर्नमेंट की नहीं है, वो गवर्नमेंट उसको कनेक्ट कर रही है। इसी तरह से दराज जो है वो कस्टमर को और सेलर को कनेक्ट कर रहा सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसे भी कह सकते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री है है। जैसे पिक फ्रिंस हो गई, वो अपने आउटलेट्स बनाती है और वहां पे खुद जो है सेल करती है अपना प्रोडक्ट। पिक फ्रिंस जैसे कंपनी है, तो इसको क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहेंगे या सर्विस चैनल कहेंगे? इसको तो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सर्विस तो उस वक्त हम कहेंगे ना कि जो फिजिकल प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होती। सही। मतलब सर कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट जो कंपनी खुद सेल करे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आएगा। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बात की जहाँ पर आप डिस्प्ले करें, चीज़ आपने डिस्प्ले कर दी। फॉर एग्जांपल गुल अहमद की आउटलेट है, वहाँ पर सूट्स या जो भी प्रोडक्ट्स है वो डिस्प्ले पे लगी हुई है ना। आप वहाँ डिस्प्ले हो, सेल हो या डिलीवर हो, द फिजिकल प्रोडक्ट एज अ फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस के तौर पे। आप मिसाल के तौर पे आप अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी में हैं और आप जो है वो किसी को जाके कन्विंस करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी को, ठीक है जी। अब वो जब इंश्योरेंस पॉलिसी आप उसको सेल करते हैं तो वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं होती है ना, वो एक सर्विस होती है। ठीक है जी, वो सर्विस होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे आपकी फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस डिस्प्ले पे लगी हो, सेल हो या आप डिलीवर करें बायर तक या यूज़र तक, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। और सर्विस चैनल्स वो हैं जहाँ पर कि आपके लिए, सेलर के लिए और बायर के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मीडिएटर का रोल कोई प्ले करे वो सर्विस चैनल। मीडिएटर एक तरह से हो, एक तरह से मीडिएटर आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बीच में किसी और ने बात की थी लेकिन उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है।
कौन थी वो? ठीक है जी, तो क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर। ओके जी, तो कल भी हम अपने शेड्यूल पे जो है वो क्लास करेंगे। जो भी हमारे शेड्यूल में टाइमिंग है, आई थिंक 10:30 शायद, उस टाइम पे हम करेंगे। जो भी उसको देख लीजिएगा, उसके हिसाब से करेंगे। कोई सवाल और किसी का? सर 10:40 पर है कल आपकी क्लास। 10:40 पे, ठीक है। जी सर। ओके, ठीक है जी, तो हम फर्दर कल स्टडी करेंगे। हम इस स्लाइड्स की बकाया चीज़ें देखेंगे, मार्केटिंग मिक्स हम देखेंगे, और उसके बाद हम डेफिनेशंस जो है वो 2 से 3 डेफिनेशंस को दोबारा अच्छे से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम मूव कर जाएंगे एथिकल स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है जी, तो सेशन क्लोज करें हम। जी सर, इंशाल्लाह। जी सर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।